हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से कॉमन बैंकर चैनल पे। आज का टॉपिक है सरफेसी एक्ट 2002। इस वीडियो में दोस्तों सरफेसी एक्ट से रिलेटेड छोटा से छोटा बात और ऑपरेशनल एस्पेक्ट का कंप्लीट कवरेज मैं पूरा कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में कवर करूं। इस वजह से यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। जो लोग एकेडमिक पर्पस के लिए इसका यूज करना चाहते हैं उनके लिए आधा पार्ट का जो वीडियो होगा वह मुझे लग रहा है कि वह क्वाइट इनफ होगा। लेकिन जो लोग रिकवरी में काम कर रहे हैं, बैंक में या डिफरेंट वर्टिकल्स में काम कर रहे हैं जहां की सरफेसी एक्ट से डील कर रहे हैं, तो उनके लिए यह वीडियो जरूर उपयोगी होगा कि अगर वो कंप्लीट वीडियो को अगर देखेंगे तो मैं यह आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं एक एक चीज को बारीकी से क्लियर करके साधारण भाषा में आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। यह मेरा वादा है। तो दोस्तों चलते हैं सरफेसी एक्ट पे। सरफेसी एक्ट दोस्तों 2002 में आया, 22 जून 2002 में। तो इसके बैकग्राउंड को पहले समझें कि ये क्यों आया। इससे पहले उस समय भी था जिस समय ये सरफेसी एक्ट आया। पहला एक्ट है दोस्तों लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। इसके तहत लोक अदालत, आता है जो कि ऑलरेडी काम कर रहा था भी। और रिकवरी ड्यूज टू बैंक एक्ट 1993, इसके तहत दोस्तों कंस्टिट्यूट किया गया डीआरटी, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, और इसका एपेलेट ऑथोरिटी हो गया डेब्ट रिकवरी एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब इसको समझ लीजिए साधारण भाषा में। तो पहले चलते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। क्योंकि छोटा छोटा पॉइंट है, बहुत ज्यादा इसमें पॉइंट नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी यहीं कवर कर लूं। दोस्तों लोक अदालत जो है वह उसका जुरिडिक्शन, उसका जो मतलब अम्ब्रेला, किस अम्ब्रेला के तहत काम करेगा, तो वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अम्ब्रेला के तहत लोक अदालत काम करता है। लोक अदालत एक अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है जिसके तहत कोई भी डिस्प्यूट, बैंक रिकवरी या कोई भी लिटिगेशन आप उसको उसमें जाके सॉल्व कर सकते हैं। इवन अब आइए लोक अदालत में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है बैंक से रिलेटेड, बैंक ड्यूज के रिकवरी से रिलेटेड। लोक अदालत में दोस्तों आप जो भी केस ले जाएंगे उसका कैटेगराइजेशन डाउटफुल या लॉस में होना चाहिए। सब स्टैंडर्ड वाले केस को आप लोक अदालत में लेके नहीं जाएंगे। पहला पॉइंट ये हो गया आपका, डाउटफुल होना चाहिए या लॉस होना चाहिए। दूसरा आ जाइए, 20 लाख तक के लोन को आप 20 लाख तक, अभी जस्ट कुछ ही साल पहले इसका लिमिट बढ़ाया गया। पहले 10 लाख था, उसको बढ़ा के 20 लाख किया गया। 20 लाख तक का लोन को आप लोक अदालत में रिफर कर सकते हैं। इसमें जो दोस्तों जो डिसीजन होता है वो म्यूचुअल कंसेंट पे होता है, बोरोवर और बैंक के बीच में म्यूचुअल कंसेंट पे होता है। अब आ जाइए, जो केस अगर कोई सिविल सूट में चल रहा है उस केस को भी आप यहां रिफर करके उसको सेटल कर सकते हैं। इसमें जो है कोई फी नहीं लगता है, कोई कोर्ट फी नहीं देना होता है। ठीक है। लोक अदालत दोस्तों मोटा मोटी 3 तरह का होता है। एक होता है परमानेंट लोक अदालत, एक होता है आपका दोस्तों परमानेंट लोक अदालत, एक होता है दोस्तों आपका नेशनल लोक अदालत। ठीक है दोस्तों। और एक होता है दोस्तों आपका दोस्तों मोबाइल लोक अदालत। अब मोटा मोटी समझ लें, परमानेंट लोक अदालत दोस्तों इसका ऐसा व्यवस्था होता है, जनरली सिविल कोर्ट में, किसी सिविल कोर्ट में इसका स्थापना किया हुआ होता है, जो कि रेगुलर बेसिस पे उस केस को देखता है। उसमें 3 लोग होते हैं, 3 जज के अलावा और 3 मेंबर होते हैं। नेशनल लोक अदालत दोस्तों जिससे हम लोग रूबरू होते हैं बैंकर, नेशनल लोक अदालत सुप्रीम कोर्ट में जो अथॉरिटी होता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो 2 इसके ये कमिटी इसको जो लुक आफ्टर करते हैं लोक अदालत का, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो, और जस्ट उसके नीचे जो जज होते हैं, जस्ट जूनियर टू द मतलब सीजेआई, वो लुक आफ्टर करते हैं। जैसे आज के डेट में मतलब आपका रमन्ना साहब और यूयू ललित, तो वो उनका जो एक कमिटी होता है वो डिसाइड करता है कि कौन से डेट को लोक अदालत एक पर्टिकुलर डेट में अक्रॉस द कंट्री वो प्लान किया जाता है या शेड्यूल किया जाता है, उसको बोलते हैं नेशनल लोक अदालत, जिससे हम लोग
रूबरू होते हैं। बैंक जो हम लोग जैसे कल के डेट में ही आपका 13 अगस्त 2022 को नेशनल लोक अदालत ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो उस 13 तारीख को डिफरेंट बैंक या डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोक अदालत में जाएगी और बोरोवर वहां भी आएंगे और म्यूचुअल मतलब एग्रीमेंट होगा, अगर वो एग्री हो पाता है एक अमाउंट पे। तो मोबाइल लोक अदालत दोस्तों एक ऐसा लोक अदालत जो कि मतलब मूव होके जाएगा, जिसके बीच में डिस्प्यूट है उन दोनों के बीच में जाके वहां निगोशिएशन करवाएगा या अगर कोई म्यूचुअल कंसेंट होता है तो वहां जाके अवार्ड पास करेंगे। अब आज ये लोक अदालत में यही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट था। अब आज ये दोस्तों एक और लॉ ऑलरेडी पहले से चला रहा है और अभी चल रहा है, रिकवरी ऑफ ड्यूज ड्यू टू बैंक एक्ट 1993, जिसके तहत डीआरटी और डीआरएटी का गठन किया गया। आज के डेट में दोस्तों आपका 39 डीआरटी है और आपका 5 डीआरएटी है। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज देखिए, समझिए डीआरटी क्या है और डीआरएटी क्या है। डीआरटी आपका डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, उसमें आपका एक सेटअप कर दिया गया, वहां एक जज रहेंगे। अब उनका मतलब एक अलग से मैं डीआरटी का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहां कंप्लीट डिस्कस करूंगा। लोक अदालत चूंकि छोटा था इसलिए यही कवर अप कर लिया। तो वो एक सेटअप रहेगा, चेयरमैन का रहेगा और एक और उसमें मतलब ऑफिसर होंगे, लॉ ऑफिसर मतलब लॉ से रिलेटेड ऑफिसर होंगे। अगर वहां डीआरटी में अगर बात नहीं बनी, चाहे बैंकर के लिए चाहे बोरोवर के लिए, तो मतलब अगर उसके डीआरटी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो एक जो है एपेलेट ट्रिब्यूनल बना, मतलब उसके अगेंस्ट में कहां अपील हो सकता है, चाहे बैंक जाए चाहे बोरोवर जाए, तो वो डीआरटी में जा सकता है। तो ये आरडीबी एक्ट 1993 के तहत ये ऑलरेडी फंक्शनल में था, पहले भी था और अभी भी है। अब आ जाइए कि ये दोनों लीगल एक्ट होने के बावजूद, सेटअप होने के बावजूद भी सरफेसी एक्ट 2002 क्यों बनाने का जरूरत पड़ा। जैसा कि आपने देखा, दोनों लोक अदालत हो चाहे डीआरटी हो, आपको अपना ड्यूज रिकवर करने के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है, यानी कि इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। दूसरा चीज कि डीआरटी के केस में भी जो गाइडलाइन है वो 6 महीने का है, उसको एक्सटेंड करके फर्दर 6 महीना हो सकता है, डिफरेंट है, उसको अलग वीडियो में हम कवर करेंगे। कहने के लिए मतलब अगर मैक्सिमम 1 साल अगर रिकवरी का जो ड्यूरेशन है कि उसमें केस सेटल हो जाने चाहिए और डिक्री हो जाना चाहिए, लेकिन रिजल्ट रिमार्केबल रिजल्ट नहीं आया, एक्सपेक्टेड लेवल पे नहीं आया। लोक अदालत के केस में भी क्योंकि वहां लिमिटेशन है ऑलरेडी कि 20 लाख रुपया तक का ही लोन आप लेके जा सकते हैं, प्लस उसमें आप और बोरोवर दोनों जहां म्यूचुअल कंसेंट होगा वहीं आप रिकवर कर सकते हैं। अगर बोरोवर एग्री नहीं होता है तो भी नहीं हो पाएगा, बैंक एग्री नहीं होता है उस अमाउंट पे तो भी नहीं हो पाएगा। तो टूल तो है, लेकिन वो मतलब सुपर इफेक्टिव टूल जिसको कह सकते हैं, छोटे अकाउंट के लिए लोक अदालत नो डाउट बहुत अच्छा टूल है, लेकिन सुपर इफेक्टिव टूल ये दोनों साबित नहीं हो रहा है आज तक की हिस्ट्री में, जिसकी वजह से यह सरफेसी एक्ट लाना पड़ा। सरफेसी एक्ट लाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था दोस्तों, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, क्या ऑब्जेक्टिव था दोस्तों? रिकवरी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के रिकवरी प्रोसेस को करना। एक एक चीज को हम लोग यहां समझेंगे। आप एक बात दिमाग में आ रहा होगा कि सरफेसी के अगेंस्ट में भी तो कई बार कोर्ट चली जाती है पार्टी, ठीक है, वहां से स्टे लेके आ जाती है, तो फिर यह रिकवरी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट कैसे हुआ? अंतर है दोस्तों, दोनों केस में जो था, चाहे आप लोक अदालत के केस में या डीआरटी के केस में, हम अपना पैसा रिकवर करने के लिए हमको कोर्ट जाना पड़ता था। लेकिन इस केस में, सरफेसी केस में, हम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, बैंक कोर्ट नहीं जा रही है। कौन जा रहा है? अगर हमारे किसी एक्शन से अगर पार्टी संतुष्ट नहीं है या एज पर नॉर्म्स हम नहीं कर पा रहे हैं, अगर उसको कोई ग्रीवांसेस है तो वो कोर्ट जा रही है। वहां हम कोर्ट जा रहे थे, यहां पार्टी जा सकती है हमारे एक्शन के अगेंस्ट में, ठीक है। तो यह जो मतलब रिकवरी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट है, यह एक आमूलचूल परिवर्तन है रिकवरी के लिए। अब आ जाइए, हम लोग चलते हैं, ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया क्यों यह बना। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों कि ये सरफेसी, आप मेरे साथ बने रहिए, एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। सरफेसी का फुल फॉर्म आपका हो गया सिक्योरिटाइजेशन एंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन
ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। इसमें 3 सेगमेंट आपके आ गए। पहला क्या हो गया? सिक्योरिटाइजेशन। दूसरा हो गया एसेट रिकंस्ट्रक्शन। तीसरा हो गया इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। आमतौर पे बैंकर जो रिकवरी वर्टिकल में काम करते हैं, वह जो काम करते हैं वह इस पार्ट में काम करते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। भारी भारी भरकम वर्ड है, मुझे भी डिफिकल्ट लगता था दोस्तों ये सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। एकदम देहाती भाषा में समझे तो इसको बिना कोई वर्ड याद रखे हुए कंसेप्ट को हम समझ जाएंगे। अब आ जाइए कि सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है। पहला वर्ड सिक्योरिटाइजेशन, इसको एक कहानी के द्वारा अगर समझें तो बैंक हो गया, बोरोवर हो गया, बैंक हो गया, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो गया, ये 3 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं ये सिक्योरिटाइजेशन में। ठीक है, हम बैंक हैं, हमारे पास कोई लोन अकाउंट खराब है। ठीक है, इस एक्ट के तहत जो है दोस्तों डिफाइन किया गया कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कैसे बनेगी, क्या उसका कैपिटल होना चाहिए, किसके साथ रजिस्ट्रेशन करेगा, उसको हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ करके अगर यही डिस्कस कर लेते हैं। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वह कंपनी जो कि जो डेप्ट जो बैड डेप्ट होगा वह बैंक के बैड डेप्ट को एक्वायर करेगा। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसका रजिस्ट्रेशन जो होगा, इसको रजिस्ट्रेशन करना होगा आरबीआई के साथ। इसका कैपिटल जो है वो होगा मिनिमम 100 करोड़। एक और क्लॉज है दोस्तों कि यह जितना लोन एक्वायर करेगी, मान लिया जाए 100 रुपए के लोन, बैंक लोन को यह एक्वायर करती है, तो इसके पास कैपिटल 15 रुपए का होना चाहिए। यानी कि 3 कंडीशन है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होना होगा आरबीआई के साथ, पहला। दूसरा, उसका मिनिमम कैपिटल होना चाहिए 100 करोड़। तीसरा, वो जितना का एसेट एक्वायर कर रही है, जितना का वो लोन बैंक से एक्वायर कर रही है, खरीद रही है, आपके खराब लोन को यह परचेज कर रही है, उसका 15% इसके पास कैपिटल एडिक्वेसी होना चाहिए। जो हम लोग बैंक में कैपिटल एडिक्वेसी पढ़ चुके हैं, एक वीडियो में ऑलरेडी हम लोग ये देख चुके हैं। अब आ जाइए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है क्या करेगी? बैंक के पास बोरोवर है, बोरोवर हो गया एनपीए, बोरोवर का अकाउंट जो है बोरोवर अकाउंट हो गया एनपीए, 100 रुपए का लोन हो गया एनपीए। ठीक है, बैंक के बुक्स में जो है 100 रुपए का लोन अकाउंट एनपीए पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आएगा, बोलेगा कि भाई मैं तुम्हारा बैंक का 100 रुपए का लोन परचेज करता हूं। ठीक है, 100 रुपए का लोन परचेज करता हूं। यह डिस्काउंट पे भी परचेज हो सकता है और फेस वैल्यू पे भी परचेज हो सकता है। यह डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन के ऊपर और मतलब डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, अगर हो सकता है जैसे अब हम लोग जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि अगर डिस्काउंट पे लिया, ये बोलेगा कि 100 रुपए का हम लोन हम परचेज कर रहे हैं आपका, इसके अगेंस्ट में हम 90 रुपए का आपको सिक्योरिटी रिसीट दे देते हैं। सिक्योरिटी रिसीप्ट दे देंगे। ठीक है, 100 रुपए का लोन बैंक से ले लेगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और 90 रुपए का रिसीट उसको दे देगा। रिसीट आप जैसे हम लोग किसी कस्टमर से पैसा डिपॉजिट लेते हैं तो पासबुक में लिख के दे देते हैं ना। ठीक है, या अगर एफडी करता है तो एफडी का पेपर उसको प्रिंट करके दे देते हैं, आरडी करता है तो पासबुक छाप करके दे देते हैं। वही चीज इसको समझिए साधारण भाषा में कि यह 90 रुपया में यह बैंक से लोन परचेज करेगा, वो एनपीए का लोन, और यह एक सिक्योरिटी रिसिप्ट जारी कर देगा। यहां इसमें एक और प्लेयर आ जाएंगे। ठीक है, वह कौन आ जाएंगे? कि इसको जो फंडिंग करेगा, इसमें जो इन्वेस्टमेंट करेगा, वह करेगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, QIB। ठीक है, बस आपको वर्ड भारी भारी लग रहा होगा, लेकिन साधारण भाषा में मैं समझा दूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, उसमें भी जैसे आप म्यूचुअल फंड में जानते हैं कि हम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, जैसे अगर हम चाहते हैं कि भाई हम फलाने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, हम अपना जो है अपने ऐप के द्वारा उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमको लगता है कि मेरे पास एक्सपर्टीज नहीं है, हम चले जाते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास चले जाते हैं। बहुत सारे एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप है, उसके बाद आपको रिलायंस है,
उसके बाद आपको फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है, हम उसके पास चले जाते हैं, हम उसको पैसा देते हैं और वो आगे जो है पैसा लगाता है। एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर क्या करेगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में इंडिविजुअल जो मतलब इन्वेस्टर है कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कौन करेगा, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर करेंगे। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर यानी कि एक पर्टिकुलर तय गाइडलाइन होगा सेबी का, आरबीआई का, सेबी का और आरबीआई का, उसको अगर वो मतलब कंप्लाई करेगा तो वो उस कैटेगरी में आएगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। या इसमें इन्वेस्ट किया या इसको पैसा दिया या जो है बैंक के अगेंस्ट में बैंक से लोन लिया, मतलब सॉरी बैंक का लोन को परचेज किया और उसको सिक्योरिटी रिसिप्ट दे दिया। अब देखिए हुआ क्या, बैंक के पास बैड लोन था, ठीक है, बैंक के पास आ गया सिक्योरिटी रिसिप्ट। इसी प्रक्रिया को कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं क्लियर कर पाया हूंगा। अब आगे चलते हैं, इसमें अगला जो पॉइंट है वह है एसेट रिकंस्ट्रक्शन। एसेट रिकंस्ट्रक्शन जैसा नाम से ही पता चल रहा है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन, फिर से कंस्ट्रक्ट किया जाए। अब इसमें क्या मेजर्स होंगे, इसमें जैसे क्या होगा कि इंस्टीट्यूशन जो आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बैंक के बैड लोन को बाय किया, एक्वायर किया और उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर दिया, रिपेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर दिया, कुछ फर्दर फंडिंग कर दिया उसको उसके रिवाइवल के लिए, या जो एग्जिस्टिंग उसका जो जो उसका एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन था उस लोन का, उसको रिकंसीडर किया गया, चाहे रिपेमेंट पीरियड के लिए हो, चाहे उसका मतलब पार्ट को कैश क्रेडिट को टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया, या मतलब उसके रिपेमेंट शेड्यूल को चेंज कर दिया। तो जो भी अगर एग्जिस्टिंग कंडीशंस को चेंज करके उस अकाउंट का रिवाइवल किया जाए तो वह जो प्रक्रिया होगा वह कहलाएगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट जैसा दोस्तों नाम से ही पता है, फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल एसेट वो सारे लोन, बुक डेट, आपका बिल्स, एलसी, बीजी, ये सारे जितने भी जहां जिस एसेट में फाइनेंस इन्वॉल्व है, जो भी एसेट फाइनेंस के द्वारा क्रिएटेड है या फाइनेंस में किसी भी फाइनेंस में अगर वह हाइपोथिकेट या मॉर्गेज किया हुआ है तो वह फाइनेंशियल एसेट के डिफिनीशन को क्वालिफाई करेगा। मुझे लग रहा है कि मैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन को बेहतर ढंग से समझा पाया हूंगा। अब चलते हैं दोस्तों इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। पहले पार्ट में हमने क्या किया था, बैंक अपने बैड एसेट को बेच दिया था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उसके एवज में सिक्योरिटी रिसीट दे दिया और अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आगे का काम करेगी, चाहे उसको रिवाइवल करेगी, मतलब उसको किसी को बेचेगी, लिक्विडेट करेगी, जैसे भी करेगी वह पैसा बैंक को उस रिसीट के अगेंस्ट में वापस करेगी, या यह भी हो सकता है कि पैसा ऑलरेडी बैंक को अपफ्रंट दे भी दिया हो और बाद में वो रियलाइज करेगा। ठीक है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन में क्या हुआ दोस्तों, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट में वह टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करके, एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करके, रिपेमेंट शेड्यूल को चेंज करके या फ्रेश फाइनेंस करके उस अकाउंट का रिवाइवल किया या फर्दर उसका फाइनल रिलाइजेशन किया। अब आ जाइए इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब क्या होगा, इन्फोर्समेंट कि ये दोनों संभव नहीं है। पहला, सिक्योरिटाइजेशन भी नहीं हुआ, दूसरा कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, इन्फोर्समेंट हमको सीधे बेच देना है। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट यह संबंधित है उस पार्ट से जिसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टी या जो इमूवेबल प्रॉपर्टी या जो मूवेबल एसेट्स जो हमारे पास हाइपोथिकेट या मॉर्गेज हैं उसे हम फाइनली इन्फोर्स कर दें, हमारा जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको इन्फोर्स कर दें, यानी कि उसको बेच दें। उसका प्रक्रिया क्या होगा वो हम लोग इस पूरे एक्ट के गाइडलाइन में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, होप कि ये तीनों पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब फिर से इसके फुल फॉर्म पे चलते हैं। सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, तीन पार्ट हो गया दोस्तों, फिर से रिपीट कर दूं। पहला हो गया सिक्योरिटाइजेशन, दूसरा हो गया एसेट रिकंस्ट्रक्शन और तीसरा हो गया इन्फोर्समेंट ऑफ
इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, अब चलते हैं हम इस एक्ट में पॉइंट बाय पॉइंट आगे बढ़ते हैं। अब आइए दोस्तों, सरफेसी एक्ट का बैकग्राउंड समझ लिया, यह 3 पार्ट में इसका वर्क समझ लिया। अब आगे चलते हैं इसका अप्लीकेबिलिटी पे। अप्लीकेबिलिटी यह इसका एप्लीकेशन जो है कहां तक हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे बाकी एक्ट में बहुत सारे एक्ट में यह क्लाउज था कि वह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन यह एक्ट सरफेसी एक्ट जो है पूरे अक्रॉस द कंट्री, यह अप्लीकेबल होगा। इसमें कोई डिमार्केशन नहीं होगा। इसमें अब आ जाइए, अप्लीकेबिलिटी हो गया। किस किस केस में आप जा पाएंगे, सरफेसी एक्ट किस किस केस में आप इन्वोक कर सकते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन है दोस्तों कि लोन का आउटस्टैंडिंग 1 लाख से ज्यादा हो। पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये होगा दोस्तों, एग्रीकल्चरल लैंड पे, अगर एग्रीकल्चर लैंड मॉर्गेज है, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए दिया हुआ है, तो इस पे सरफेसी एक्ट नहीं लग सकता। तीसरा आ जाइए दोस्तों, लेस देन 20% प्रिंसिपल रिमेनिंग। अब इसको समझिए, इस पे आपको सरफेसी एक्ट नहीं लगेगा। अब इसको समझिए, अगर 100 रुपए का लोन आपने दिया था, वह लिक्विडेट होके आ गया 20 या उससे कम पे, और उसके बाद एनपीए हो गया, ठीक है, तो वैसे केस में आप सरफेसी इन्वोक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कि अकाउंट शुड बी एनपीए। अकाउंट आपका एनपीए होना चाहिए। उसके बाद आइए दोस्तों, अगला पॉइंट दोस्तों, इन केस ऑफ कंसोर्शियम या मल्टीपल बैंकिंग के केस में 60% बाय वैल्यू, नॉट बाय नंबर, 60% बाय वैल्यू को एग्री होना पड़ेगा सरफेसी एक्ट को इनिशिएट करने के लिए। अब इसको ये क्या होता है 60% बाय वैल्यू। अगर जैसे कोई कंपनी अगर 100 रुपया का लोन लिया, ठीक है, ए बैंक ने दे रखा है 10 रुपया, बी बैंक ने दे रखा है 30 रुपया, 40 दे रखा है आपका सी, और डी दे रखा है 20, 10, 40, 40, 80, 20, 100। ठीक है, 100 रुपये का टोटल लोन लिया था आपका कोई XYZ लिमिटेड कंपनी, 100 रुपये का लोन लिया। ए ने 10 दिया, बी ने 30 दिया, सी बैंक ने 40 दिया, और डी ने 20 रुपया दिया। वैसे केस में अगर अकाउंट खराब होता है तो सरफेसी इन्वोक करने के लिए ये जो है 60 रुपये का वैल्यू, या तो ये दोनों चाहेंगे तो भी हो सकता है, या ये दोनों चाहेंगे तो भी हो सकता है, या सभी चाहेंगे तो भी हो सकता है, या ये तीनों चाहेंगे तो भी हो सकता है। यानी कि 60 रुपये वैल्यू का लेंडर को एग्री होना पड़ेगा इस सरफेसी एक्ट को इन्वोक करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए। अब आइए दोस्तों कि बैंक के पास क्या पावर है इस सरफेसी एक्ट के तहत। ऑब्वियसली अगर बैंक का बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी उसमें शामिल हुआ। ठीक है,
पावर क्या है, इस सरफेसी एक्ट के तहत क्या क्या पावर है। जैसे आपका जो 2 एक्ट था, चाहे आपका वो डीआरटी के तहत या लोक अदालत के तहत जो रिकवरी होता था, उसमें हम एक अवार्ड की तरफ जाते थे, एक डिग्री के लिए जाते थे। लेकिन यहां आपके पास पावर है, पोजीशन का पावर है। आप उसके बिजनेस को, एसेट को पोजीशन में ले सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट आप अपने हाथ में ले सकते हैं, ठीक है। पोजीशन ले सकते हैं, मैनेजमेंट ले सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी इन्फोर्स कर सकते हैं, बेच सकते हैं, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। ये पावर बैंक के पास इस एक्ट के तहत है। एक और इसमें पावर है दोस्तों, रिकवरी ऑफ ड्यूज फ्रॉम थर्ड पार्टी। अब इसको समझिए कि अगर कोई ए बोरोवर को आपने लोन दिया, ठीक है, पीएनबी ने ए को लोन दिया और ए का डेप्टर के लिस्ट में था बी, सी, डी, ई, ये सारे डेटर थे, ये सारे डेटर थे, ठीक है। और इसने जो स्टॉक स्टेटमेंट आपके पास दे रखा था उसमें ये सबका जिक्र किया हुआ है, या इसके बैलेंस शीट में भी सारा जिक्र किया हुआ है, ये डेटर्स खड़े हैं इसके बैलेंस शीट में। अब अगर ए का लोन खराब होता है और हमारे पास हाइपोथिकेशन का एग्रीमेंट किया हुआ है, तो वैसे केस में हम डायरेक्टली बिना इनके पास गए हुए, लेकिन अकाउंट एनपीए होना चाहिए, बिना इनके पास गए हुए इस एक्ट के तहत बी से, सी से, डी से, ई से पैसे रिकवर कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट पॉइंट है, रिकवरी ऑफ ड्यूज फ्रॉम थर्ड पार्टी, यह इस एक्ट के तहत बैंक के पास पावर आया। तो यह एक्ट जो है अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी एक्ट था, आज भी है। आज के डेट में इसका इफेक्टिवनेस थोड़ा सा अब और भी बैंक को या सरकार को लगता है कि तेजी से और रिकवरी होनी चाहिए, तो वह इसीलिए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लेके आया है। एक अलग से वीडियो में हम उस कोड को कवर करेंगे। तो जिस समय यह आया तो उस समय उसके पुराने स्थिति को देखेंगे तो काफी आमूलचूल पावर बैंक को दिया गया, ठीक है। लेकिन अब चूंकि समय बदलता जा रहा है, हम लोग और फास्ट मूवमेंट या रिकवरी की के तलाश में है, बैंक और सरकार सभी, तो उस केस में सरकार भी नए नए एक्ट्स या नए नए गाइडलाइन लेके आती है ताकि रिकवरी को और ज्यादा फास्ट किया जाए। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि कोई अकाउंट एनपीए हो गया, फिर आगे आप क्या करेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। अब आइए दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं कि किस केस में हम इसको इन्वोक कर सकते हैं। तो आप पूरे सर्कुलर में आप देखिएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर का वर्ड आता है। सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब ये हो गया कि क्रेडिटर तभी इन्वोक कर पाएगी ये एक्ट बोरोवर के अगेंस्ट में, जब अकाउंट एनपीए होता है, तो जब वह सिक्योर्ड क्रेडिटर होगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब ये हो गया दोस्तों कि कोई भी एग्रीमेंट के तहत बोरोवर ने या तो मूवेबल प्रॉपर्टी आपको हाइपोथिकेट किया कर रखा है, या आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रखा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रखा है उस केस में, या मूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास हाइपोथिकेट कर रखा है उस केस में। दोनों केस में एग्रीमेंट मस्ट है, ठीक है। इक्विटी के केस में इक्विटेबल मॉर्गेज होना चाहिए, सरसाई पे उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसी एक्ट के तहत सरसाई का भी निर्माण किया गया है और सेंट्रल रजिस्ट्री बनाया गया। इसी एक्ट के तहत सेंट्रल रजिस्ट्री में प्रावधान किया गया कि सेंट्रल रजिस्ट्री ऑनलाइन डाटाबेस एक रखेगी, स्टोर करके रखेगी, उसका एक फिजिकल कॉपी भी, एक फिजिकल डाटाबेस भी रखेगी हेड ऑफिस में। डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने द्वारा फाइनेंस किए हुए लोन में जो कोलेटरल सिक्योरिटी या इमूवेबल प्रॉपर्टी लेती है, मूवेबल प्रॉपर्टी लेती है, उसका चार्ज क्रिएशन वह एक प्रिस्क्राइब्ड तय समय में सरसाई के साथ करेगी। सरसाई का भी इस्टेब्लिशमेंट इसी एक्ट के तहत हुआ था और इसी एक्ट के तहत पहली बार प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया हाइपोथिकेशन को। हाइपोथिकेशन को दोस्तों डिफाइन किया गया मतलब आपका चार्ज विदाउट ट्रांसफर ऑफ द पोजीशन, ठीक है।
यानी कि बोरोवर हाइपोथिकेशन उसको कहेंगे जहां की बोरोवर बिना पोजीशन ट्रांसफर किए हुए चार्ज को ट्रांसफर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो लोन देते हैं, चाहे स्टॉक के लिए देते हैं, चाहे आप कार देते हैं, कोई इक्विपमेंट देते हैं, आप पोजीशन होता है हमेशा बोरोवर के पास, लेकिन उस पर चार्ज बैंक का होता है। चार्ज उस पर बैंक का होता है अगर बैंक ने उस एसेट को फाइनेंस कर रखा है और एग्रीमेंट साइन कर रखा है तो इसी को कहते हैं हाइपोथिकेशन। तो यानी कि आपको सरफेसी इन्वोक करने के लिए हाइपोथिकेशन का एग्रीमेंट या मॉर्गेज का एग्रीमेंट, अगर मॉर्गेज के अगेंस्ट कर रहे हैं तो लिमिटेशन में होना चाहिए वो अकाउंट। लिमिटेशन अगर बाढ़ हो गया है तो आप सरफेसी इन्वोक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अगले पॉइंट पे कि अकाउंट एनपीए हो गया, सिक्योर क्रेडिटर भी हम लोग समझ गए, अकाउंट एनपीए हो गया। बैंक क्या करेगी? बैंक सबसे पहले बैंक एक 60 डेज का नोटिस बोरोवर को भेजेगी, गारंटर को भेजेगी, जितने भी उस लोन अकाउंट से लिंक होंगे सबको भेजेगी। यह डिफरेंट आपको दोस्तों डिफरेंट जजमेंट इस वीडियो में हम लास्ट में जो मतलब लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जहां जहां पॉइंट आते जाता है वहां भी हम उसको टच करते चलते हैं। कई बार ऐसा केस आया है दोस्तों कि अगर मान लिया जाए मॉर्गेजर को ही आपने केवल 13(2) सर्व कर दिया। 13(2) दोस्तों यह एक नोटिस है जिसके तहत आप बोरोवर को इन्फॉर्म करते हैं, इंटीमेट करते हैं कि भाई 60 दिन के भीतर अपने ड्यूज को आप क्लियर कर दो, अदरवाइज हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ जाएंगे। इसको बोलते हैं दोस्तों 13(2) नोटिस, या इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना दिया हुआ रहेगा? 60 डेज का। जनरली दोस्तों जैसे ही अकाउंट एनपीए होता है हम उसके अगले दिन ही 13(2) सर्व कर देना चाहिए। दोस्तों अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 13(2) आपको जितने भी बोरोवर हैं, चाहे वह मॉर्गेजर हैं या नहीं हैं, गारंटर हैं, अगर वो गारंटर मॉर्गेजर हैं या मॉर्गेजर नहीं है, इनवेरिएबली आपको सभी को 13(2) सर्व करना है। अगले पॉइंट पे आइए। अगर किसी बोरोवर का डिफरेंट लोकेशन है, डिफरेंट एड्रेस है, ऑफिस एड्रेस है, रेसिडेंशियल एड्रेस है, यूनिट का एड्रेस है, तो वैसे केस में दोस्तों जितना भी एड्रेस होगा सभी एड्रेस पे 13(2) आप भेजेंगे। कैसे भेजेंगे दोस्तों? 13(2) आप भेजेंगे डाक के द्वारा, कुरियर के द्वारा, या ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं, या आप उसको बाय हैंड भी रिसीव करवा सकते हैं। जनरली दोस्तों हम लोग मल्टीपल लाइन पे भी चलते हैं, जैसे डाक से भी भेज दिया। ठीक है, पहले एक्नॉलेजमेंट का कंसेप्ट हुआ करता था, लेकिन अब एक्नॉलेजमेंट का बैंक ने भी इसको क्लैरिफाई कर दिया है। एक्नॉलेजमेंट का आवश्यकता नहीं है, एक्नॉलेजमेंट का वेट करने का जरूरत नहीं है। आप जो भेज रहे हैं उसका जो मतलब आपका उसका ट्रैकिंग आपको ले लेना है कि वह लेटर वहां तक डिलीवर कर गया है, और उसका प्रूफ का प्रिंट आउट आपको रख लेना है। अब आ जाइए कुरियर के द्वारा। कुरियर के द्वारा अगर आप भेज रहे हैं तो वहां आपको पीओडी जो डिलीवरी का जो आपका रिसीट है वो आपको अपने रिकॉर्ड पे रख लेना है। बाय हैंड अगर आप ले रहे हैं तो एक उसके ऑफिस कॉपी में आप उससे रिसीव करवा लीजिए, उस पर डेट डलवा लीजिए। ठीक है, आप अगर ईमेल के द्वारा भेज रहे हैं, इन एडिशन, ये देखिए ईमेल वाला जो है ना हमेशा इन एडिशन होगा। आप ईमेल के द्वारा अगर भेज रहे हैं तो आप ईमेल रजिस्टर मेल पे भेज दीजिए। उसमें से ये सीन का भी ये आता है, मतलब कि कोई भी मेल आपका देख लिया गया, उसको आपको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा आईटी डिपार्टमेंट से। वो आप सीन का जो है वो उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। आपने जो भेज रखा है उसको मेल के द्वारा, उसका प्रिंट आउट रिकॉर्ड में लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 13(2) अब आ गया, पहला स्टेप खत्म हो गया। 13(2) बैंक ने सर्व कर दिया। ठीक है, 13(2) सर्व कर दिया। अब अगला क्लाउज दोस्तों, 13(2) सर्व कर दिया, बोरोवर को या गारंटर को उस पे ऑब्जेक्शन है, बैंक के 13(2) पे ऑब्जेक्शन है, या वह कुछ प्ली है उसका,
तो दोस्तों यह क्लाउज है 13(3)(a). इस क्लाउज के तहत अगर कोई भी ग्रीवांसेस बोरोवर के द्वारा या गारंटर के द्वारा, देखिए फिर से इसको स्पष्ट रूप से समझिए, अक्रॉस द बोरोवर कोई भी होगा, चाहे मॉर्गेजर हो या मॉर्गेजर नहीं हो, कोई भी ऑब्जेक्शन करेगा तो आपको 15 दिन के भीतर, 15 डेज के भीतर आपको प्रॉपर रिप्लाई करना है उस बोरोवर को, गारंटर को, जो भी उसमें ऑब्जेक्शन कर रहा है या कोई भी क्वेरी रेज कर रहा है। तो इस बात को लेके कई सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया है कि यह केवल एक एक्ट का पार्ट होने की वजह से यह ऑर्नामेंटल नहीं है, दिखावे का चीज नहीं है, यह मैंडेटरी क्लाउज है। अगर बोरोवर ने, गारंटर ने, किसी ने अगर कोई क्वेरी या ग्रीवांसेस रेज किया है तो 15 दिन के भीतर बैंक को उसको प्रॉपर रिप्लाई करना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों, यही एक पॉइंट है कि जनरली जहां वह फाइल होता है, चाहे ब्रांच में हो या वर्टिकल में हो, वह उनको रिप्लाई करना है थ्रू ऑथराइज्ड ऑफिसर। इसमें दोस्तों एक वर्ड हम लोग जो है मतलब टर्म पहले पढ़ना भूल गए, ऑथराइज्ड ऑफिसर। इस पूरे एक्ट में बार बार जिक्र किया गया है ऑथराइज्ड ऑफिसर, ऑथराइज्ड ऑफिसर, ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो इस एक्ट के हिसाब से दोस्तों ऑथराइज्ड ऑफिसर बैंक के चीफ मैनेजर एंड अबव होंगे। बैंक का अपना बोर्ड किसी पर्टिकुलर स्केल, उसमें भी कंडीशन है कि स्केल 4 से ऊपर ही होना चाहिए, पर्टिकुलर स्केल को डेजिग्नेट या नॉमिनेट कर सकता है एज एन ऑथराइज्ड ऑफिसर। ऑथराइज्ड ऑफिसर वह ऑफिसर होगा जो इन सारे प्रोसेस को करेगा। ठीक है दोस्तों, तो जब भी 13(3)(a) के तहत कोई भी क्वेरी या कोई ऑब्जेक्शन रेज किया गया बोरोवर के द्वारा, गारंटर के द्वारा, तो वैसे केस में जहां वह फाइल है, ब्रांच में है या सस्त्रा में है या कोई रिकवरी वर्टिकल में है, तो वह उस सवाल से रिलेटेड जवाब बनाएगा और उस ऑथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा उसको भिजवाया जाएगा 15 दिन के भीतर। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए कि उसने जो सवाल पूछा उसका हमने जवाब भी दे दिया। अब आगे क्या करेंगे? अब आगे करेंगे दोस्तों 13(4) करेंगे दोस्तों। 13(4) ये है। अच्छा, अब 13(2) में दोस्तों एक पॉइंट रह गया कि आपने लेटर भेजा, वह लेटर रिसीव वह नहीं कर रहा है, जानबूझ के वापस कर दे रहा है या किसी कारण से आपके पास वापस आ गया, तो उस लेटर को बिना खोले हुए आपको क्या करना है? रिकॉर्ड में रख लेना है, खोलना नहीं है उस लेटर को। अब आप क्या करेंगे? उस 13(2) को जो उसका प्रोमिनेंट प्लेस हो सकता है उसका जहां रह रहा है वहां, या जहां उसका ऑफिस है वहां ले जाके आप उसके प्रोमिनेंट प्लेस पे चिपका दीजिएगा। ठीक है, उसको चिपका दीजिएगा और उसके बाद आपको दो पेपर में, और वह एक पेपर होगा वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, जिसका सर्कुलेशन प्रॉपर हो, उसमें आपको उस 13(2) को पब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यह एक प्रावधान 13(2) में था। ठीक है, अगर मान लीजिए पहुंच गया तो आप उसका रिकॉर्ड रख लेंगे, नहीं पहुंचा तो आप, या नहीं रिसीव कर रहा है तो जो बताया उसको फॉलो करेंगे। अब आज ये 13(2) हो गया, 60 दिन बीत गया, पैसे नहीं आए, अकाउंट रिकवर नहीं हुआ, अकाउंट अपग्रेड नहीं हुआ। अब बैंक करेगी पोजीशन की तैयारी करेगा 13(4) सेक्शन के तहत। इसके तहत दोस्तों बैंक दो तरह से पोजीशन करती है दोस्तों, एक सिंबॉलिक पोजीशन और एक फिजिकल पोजीशन। सिंबॉलिक जैसा नाम से ही पता है दोस्तों, सिंबॉलिक बस एक नोशनल रूप में पोजीशन ले लिया। ठीक है, सिंबॉलिक पोजीशन में क्या होगा कि एक नोशनल रूप में एक पोजीशन ले लिया जाएगा, उस प्रॉपर्टी को अपने अंदर में मतलब उस पर कब्जा नहीं किया जाएगा, बल्कि जस्ट एक सिंबॉलिक रूप में एक उस पर पोजीशन ले लिया जाएगा। ये भी इक्वली उतना ही वैलिड है जितना फिजिकल पोजीशन। ऑपरेशनल एस्पेक्ट पे दोनों में डिफरेंस हो सकता है। कई बार सिंबॉलिक पोजीशन वाला प्रॉपर्टी आपको बेचने में आसानी नहीं होता है,
लेकिन फिजिकल पोजीशन वाले प्रॉपर्टी को बेचने में और उसका वैल्यूएशन वगैरह प्रॉपर डिराइव करने में आसानी होता है। लेकिन कानून की नजर में दोस्तों सिंबॉलिक पोजीशन और फिजिकल पोजीशन के बीच कोई अंतर नहीं है। सिंबॉलिक पोजीशन के बाद भी आप सीधे ऑक्शन में जा सकते हैं, फिजिकल पोजीशन के बाद भी आप सीधे ऑक्शन में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंबॉलिक पोजीशन अब करने के लिए हम क्या करेंगे, 13(4) का नोटिस उस प्रॉपर्टी पे, मूवेबल प्रॉपर्टी पे, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आपको मतलब उस गोडाउन पे, और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में उस प्रॉपर्टी पे जाके आपको चिपका देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं बहुत सारा पॉइंट नहीं लिखूंगा, लेकिन आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो एक एक पॉइंट आपको याद भी रह जाएगा और क्लियर भी हो जाएगा। हम जाके लेटर पोजीशन नोटिस जाके चिपका देते हैं, उसका फोटो खींच लेते हैं, उसको रिकॉर्ड में रख लेते हैं, लेके जाते हैं तो पेपर लेके जाते हैं, उस डेट का पेपर को साथ में रखते हैं वहां, और उसके साथ पोजीशन नोटिस और मतलब विटनेस रहता है, और एक उसका पंचनामा वगैरह भी बनता है, वो हम लोग आप दूसरे सेगमेंट में उसको पढ़ेंगे। और उसको जो है उसका फोटो खींच के उसको रिकॉर्ड में रख लिया जाता है। और इस पोजीशन नोटिस को दोस्तों 2 न्यूज़पेपर में आपको पब्लिश करना होता है। पोजीशन के आपने पोजीशन ले लिया उसके 7 दिन के भीतर। ठीक है दोस्तों, अब पोजीशन जब आप लेने लगे तब वैसे केस में बोरोवर को ऑब्जेक्शन भी हो सकता है। वैसे केस में बोरोवर चला गया डीआरटी के पास। कहां चला गया दोस्तों, अब दोस्तों यहां एक चीज समझ लीजिए, अगर पोजीशन के अगेंस्ट में बोरोवर डीआरटी में चला जाता है तो डीआरटी में बिना कोई मतलब कोई अमाउंट जमा कराए हुए डीआरटी उस केस को सुन सकती है, उस पे जजमेंट पास करेगी, उस पे कोई रूलिंग देगा। ये जो दोस्तों ये बैंक ने उस प्रॉपर्टी को पोजीशन में ले लिया, उसके अगेंस्ट में सिंबॉलिक लिया हो चाहे फिजिकल लिया हो, अब उसके अगेंस्ट में जो है ना कस्टमर जो है चला गया, बोरोवर चला गया डीआरटी के पास, जा सकता है, उसके पास राइट है जाने का। डीआरटी के पास अगर जाएगा दोस्तों तो वह कितने दिनों के भीतर जा सकता है, 45 दिनों के भीतर। कब से, जब से पोजीशन लिया गया है। यानी कि जैसे ही आपने पोजीशन लिया 45 दिन के भीतर यह बोरोवर डीआरटी में जा सकता है। डीआरटी में जाएगा, इसको कोई भी इनिशियल कोई भी अमाउंट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या होगा, डीआरटी उसके बात को सुनेगा, समझेगा, अब उसके आधार पे डीआरटी अपना डिसीजन देंगे। ठीक है, डीआरटी डिसीजन दे दिया, डीआरटी का डिसीजन आ गया, अब वो भी पसंद नहीं है बोरोवर को, बोरोवर के अगेंस्ट में आ गया, बोरोवर को पसंद नहीं है। अब वो क्या करेगा, उस डीआरटी के अगेंस्ट में जाएगा, डीआरएटी में जाएगा। कितने दिनों तक जा सकता है, यह जब डिसीजन दे देंगे, यह जब डिसीजन आ जाएगा उसका 30 डेज के भीतर, 30 डेज के भीतर वह डीआरएटी में जा सकता है। लेकिन यहां कंडीशन है, डीआरटी में चला गया बिना पैसा जमा किए हुए, मान लिया जाए 100 रुपए का लोन था, 100 रुपए के लोन के अगेंस्ट में हमने पोजीशन ले लिया, हमको नहीं चुका रहा था, बोरोवर चला गया डीआरटी में बिना रुपया कोई जमा किए हुए डीआरटी उसका केस सुन लेगा। डीआरटी का जो फैसला आएगा, अगर बैंक के पास, अगर बैंक के अगेंस्ट में आया तो बैंक उसको मानेगा जो डीआरटी का फैसला आएगा। अगर बैंक के अगेंस्ट में, अगर बोरोवर के अगेंस्ट आया और बोरोवर फिर उसे मतलब डिसीजन को नहीं मानना चाह रहा है, तब वह डीआरएटी में जा सकता है। लेकिन यहां कंडीशन है, यहां कंडीशन क्या है, डीआरएटी में जाने के लिए 50% ऑफ लोन अमाउंट उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। यानी कि इस एग्जांपल के हिसाब से 100 रुपया का लोन था तो उसको 50 रुपया जमा करना पड़ेगा डीआरएटी में, जिसको स्पेशल केस में इसको डीआरएटी घटा के कर सकता है 25%। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमने पोजीशन ले लिया, पोजीशन के अगेंस्ट में बोरोवर चला गया डीआरटी, 45 दिन के भीतर जा सकता है, कोई पैसा नहीं जमा करेगा, केस उसका डीआरटी में सुन लिया जाएगा। वो भी उस डिसीजन से भी संतुष्ट नहीं हुआ बोरोवर, जाएगा डीआरएटी में। अब वहां एक कंडीशन रहेगा, ये उसको उस कंडीशन के तहत उसको 50% लोन अमाउंट का जमा करना पड़ेगा डीआरएटी में, तब जाके उसके केस को सुना जाएगा। स्पेशल केस में, एक्सेप्शनल केस में डीआरएटी जो है उस 50% को 25% तक घटा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हमने पोजीशन ले लिया 13(4) में। ठीक है, अब आज ये पोजीशन ले लिया, अब आगे क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को बेचेंगे।
बेचने के लिए आप क्या करेंगे, सेल नोटिस। सेल नोटिस आप बोरोवर को, गारंटर को, सबको आप सेल नोटिस सर्व करेंगे कि भाई तुम्हारा प्रॉपर्टी हम 30 दिन के बाद बेच देंगे। इसको भी दोस्तों आपको पब्लिश करना पड़ेगा 2 न्यूज़पेपर में, एक तो इंग्लिश जो कि अक्रॉस द इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसका, और दूसरा वर्नाकुलर लैंग्वेज में, जो लोकल लैंग्वेज में जिसका सर्कुलेशन अच्छा खासा है, उसमें आपको सेल नोटिस पब्लिश करना पड़ेगा। सेल नोटिस पब्लिश होने के 30 दिन के बाद ही आप प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सेल नोटिस पब्लिश होने के 30 दिन के बाद ही आप प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं या ऑक्शन कर सकते हैं। अब इसका क्या प्रक्रिया होगा, सेल का क्या प्रक्रिया होगा? सेल का प्रक्रिया के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्ड आता है रिजर्व प्राइस। इस वर्ड को समझिए दोस्तों कि कभी भी सरफेसी एक्शन जब भी इनिशिएट होगा या स्टार्ट होगा तो वो वैल्यूएशन का आधार लिया जाएगा, लेटेस्ट वैल्यूएशन का आधार लिया जाएगा। वह वैल्यूएशन 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं हो। रिजर्व प्राइस दोस्तों वह प्राइस है जिस प्राइस पे वैल्यूअर यह बोलेगा कि इस प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू ये है, उस अमाउंट को रिजर्व प्राइस माना जाएगा। रिजर्व प्राइस या उससे नीचे जब भी प्रॉपर्टी बिकेगी तो बोरोवर का कंसेंट मस्ट है, गारंटर का कंसेंट मस्ट है, मॉर्गेजर का कंसेंट मस्ट है। इस बात को समझिए। जैसे रिजर्व प्राइस अगर 100 रुपया है, किसी प्रॉपर्टी का रिजर्व प्राइस 100 रुपया है, और अगर आप 100 रुपया पे भी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं तो भी आपको कंसेंट लेना पड़ेगा बोरोवर का, गारंटर का, मॉर्गेजर का। लेकिन अगर रिजर्व प्राइस से 1 रुपया ऊपर पे भी अगर आप बेच रहे हैं तो आपको कंसेंट लेने की आवश्यकता बोरोवर, गारंटर का नहीं है। ठीक है दोस्तों, रिजर्व प्राइस जो है दोस्तों कौन तय करेगा? रिजर्व प्राइस तय करेगा वैल्यूअर, वो वैल्यूअर जो आपका वेल्थ एक्ट के तहत आपके पास रजिस्टर्ड हो। ठीक है दोस्तों, एक चीज और दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार कोई भी सेल हॉलिडे के दिन नहीं हो सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनकम टैक्स एक्ट के तहत कोई भी सेल सरफेसी में वह संडे के या सॉरी हॉलिडे के दिन नहीं हो सकता है। रिजर्व प्राइस समझ गए दोस्तों, रिजर्व प्राइस भी तय हो गया। अब जो है हमको क्या करना है, नोटिस भी हमने 30 दिन का दे दिया, उस 30 दिन के भीतर वह नहीं आया। लेकिन एक चीज दोस्तों, ऑक्शन कंप्लीट होने के पहले तक, सेल के कंफर्म होने के पहले तक अगर बोरोवर पैसा जमा कर देता है तो आपको सेल को वहीं रोक देना पड़ेगा, या अगर आप ओटीएस कर लेते हैं, बैंक राजी हो जाता है तो भी आपको वहां सेल रोक देना पड़ेगा। अब आ जाइए कि ना तो पार्टी ने पैसा जमा किया, ना ओटीएस हुआ, ना उसमें मतलब बैंक भी राजी नहीं है। बैंक अब बैंक के पास एक ही ऑप्शन है कि आप इसको बेच देगी। तब अब आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा दोस्तों कि बिडिंग किया जाएगा। बिड किया जाएगा, बिड में डिफरेंट बायर पार्टिसिपेट करेंगे। जो रिजर्व प्राइस अगर 100 रुपया है तो बिड में जो है 10% इनिशियल डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा बिडर को। जो भी इंटरेस्टेड बिडर होंगे उन्हें 10% इनिशियली जमा करना पड़ेगा, तभी वह बिड में हिस्सा ले पाएंगे। अब आ जाइए कि ऑक्शन के दिन ऑनलाइन ऑक्शन हो सकता है, फिजिकल वे में आप लेटर मंगवा सकते हैं कवर्ड सील में। उसमें अब इसका क्या प्रक्रिया क्या होता है, जो सबसे हाईएस्ट बिडर होगा, ठीक है, बोली लगाई जाएगी। अगर मान लिया जाए हाईएस्ट बिडर जाके रुक गया किसी एक जगह पे, 100 रुपया का रिजर्व प्राइस था, हाईएस्ट बिडर ने 115 रुपया लगाया, बिड का 115 रुपया लगाया, और एक आदमी 110 रुपया लगाए हुए है जो कि सेकेंड नंबर पे है। ये हाईएस्ट बिडर है और ये सेकेंड हाईएस्ट है। सेल्फ कंफर्म करने से पहले
आप सेकेंड बिडर को एक बार मौका देंगे कि भाई देखो 115 रुपया हाईएस्ट बिड है, क्या तुम अपना बिड बढ़ाओगे? अगर वह कहेगा कि नहीं, तब फिर आपको इनका कंसेंट, रिटर्न कंसेंट लेटर लेना पड़ेगा और फाइनली आप हाईएस्ट बिडर को आप फाइनल मान लेंगे और उसे तुरंत उसी समय या लेटेस्ट अगले दिन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसे हाईएस्ट बिडर को उसी समय या नेक्स्ट वर्किंग डे तक उसे 25% अमाउंट जमा कर देना पड़ेगा। वह 25% में 10% भी इंक्लूड होगा। अब इसको उदाहरण के द्वारा अगर समझें कि 115 रुपया पे अगर हम मतलब बिड आ गया, तो 115 रुपया पे अगर फाइनल होगा तो 115 का 25% उसको तुरंत जमा करना पड़ेगा। वो 25% में जो पहले 10% जो रिजर्व प्राइस का वो जमा किया था उसको भी अकाउंट फॉर कर लेंगे और वो 25% ले लेने के बाद जो उसे आप जो इसका सेल कंफर्म कर दिया जाएगा। सेल कंफर्म कौन करेगा? सेल कंफर्म कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी करेगा। इसमें दोस्तों कई बार यह गलती पाया गया है कि जो लेटर मतलब इस सर्कुलर में भी इसका जिक्र किया गया है कि जब लेटर जब भेजा जाता है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है सेल को सेल कंप्लीट हो गया उसका सर्टिफिकेट देगा, लेकिन वहां उस चीज का जिक्र नहीं करना चाहिए। वहां क्या करना चाहिए कि क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है सेल का सर्टिफिकेट देगा। ठीक है दोस्तों, सेल में आपके पास 25% पैसा आ गया, आपने सेल को कंफर्म कर दिया। अब क्या करेंगे? अब करेंगे दोस्तों, जो हाईएस्ट बिडर है जो 25% दे दिया उसको आपने सेल कंफर्म कर दिया। अब आप क्या करेंगे? 75% के लिए आप कितना दिन का समय देंगे उसको? 15 डेज का। कितना समय देंगे? 15 डेज का। अब यह किसी भी कंडीशन में नहीं बढ़ाया जाएगा, अदरवाइज सेल को फोरफिट कर दिया जाएगा, पैसे को जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन अगर क्रेडिटर और बायर अगर एग्री हो जाता है तो वैसे केस में इसका एक्सटेंशन भी किया जा सकता है। कितने दिन के लिए? कितने दिन तक के लिए? वह है दोस्तों 30 दिन तक के लिए। जैसे ही 75% रुपया भी आ जाएगा, 25% पहले ही जमा कर दिया, 75% आ जाएगा, तब सेल को कंफर्म कर दिया जाएगा और सेल सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। वह कौन जारी करेंगे? वह कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी जारी करेंगे। अब दोस्तों सेल में अगर सेल प्रोसेस में अगर बिडर ने पूरा, एक कंडीशन ये हो सकता है कि पूरा पैसा जमा कर दिया, सेल हो गया, खत्म हो गया, एक्सिक्यूट हो गया, मैटर खत्म, ट्रांसफर हो गया प्रॉपर्टी उसके पास। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि सेल का एग्रीमेंट के हिसाब से जो पैसा देना था 25% तो दे दिया था, मतलब हाईएस्ट बिड जब फाइनल हुआ था उस समय 75% पूरा वो 15 दिन के भीतर नहीं दे पाया था। वैसे केस में दोस्तों वह सेल को फेल माना जाएगा। वह पैसा बोरोवर के अकाउंट में जमा नहीं होगा, बल्कि बैंक उसे अपने पीएल में बुक करेगी और फर्दर फिर सेल का प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह हो गया दूसरा कंडीशन कि अगर सेल एक्सिक्यूट नहीं। अब आइए दोस्तों, अब इसमें 3 लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को डिस्कस करते हैं। पहला है दोस्तों मार्डिया केमिकल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह एक्ट बनने के बाद यह पहला ऐसा केस था दोस्तों जिसमें यह सरफेसी एक्ट के सैंक्टिटी को सर्टिफाई किया गया, लेकिन कुछ इस जजमेंट के आधार पे कुछ चेंजेस भी किए गए। अब आज ये क्या क्या था इसमें, मेजर चेंजेस क्या क्या था। मार्डिया केमिकल केस के दौरान, उससे पहले जब शुरुआत में सरफेसी एक्ट आया था तो उस समय जो एक बार हम लोग जो पढ़ चुके हैं कि पोजेशन के केस में अगर कोई उसके अगेंस्ट में ग्रीवांसेस है तो बोरोवर जाएगा डीआरटी पे और डीआरटी के बाद जाएगा डीआरटी में। वैसे केस में जो शुरुआत में जो ये एक्ट में था प्रावधान कि 75% पैसा जमा करेगा बोरोवर लोन का, तब जाके वह डीआरटी में जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वह चीज को बदल दिया। उनका जो वर्डिक्ट था उसके हिसाब से 75% इज टू मच हाई, तो उसको बदला गया और उसको 50% किया गया। और
फर्स्ट टाइम इस जजमेंट के बाद इसके लीगल सैंक्टिटी को सर्टिफाई किया गया। अब आइए दोस्तों अगला, ट्रांसकोर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के तहत दोस्तों यह अंडरलाइन हुआ कि आप दूसरे रिकवरी प्रोसेस के साथ साथ आप सरफेसी को भी इन्वोक कर सकते हैं। उस केस में क्या था, बोरोवर यह प्ली ले रहा था कि ऑलरेडी जब डीआरटी के में हमारा केस चल ही रहा है तो सरफेसी क्यों इन्वोक किया गया। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह अंडरलाइन किया इस बात को कि आप जो है पैरेलली हर एक रिकवरी प्रोसेस को इन्वोक कर सकते हैं अलॉन्ग विद सरफेसी। इस केस में दोस्तों मार्डिया केमिकल के केस में एक और पॉइंट था कि उस केस में दो चीज को और डिफाइन किया गया कि एनपीए जो है वह जो कंसीडर किया जाएगा, आप सरफेसी तभी मतलब इन्वोक करेंगे जब एनपीए होगा। प्रिजुडिस होके बोरोवर के अगेंस्ट में आप मतलब इन्वोक नहीं कर सकते हैं। आउट ऑफ ऑर्डर या रहा है, एसएमए रहा, तो आप उसमें इन्वोक नहीं कर सकते हैं। और उसमें डिफाइन किया गया कि एनपीए एज पर, इस जजमेंट में डिफाइन किया गया कि एनपीए एज पर आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स। दूसरा चीज इस जजमेंट में एक और पॉइंट था दोस्तों कि जब 13(2) का नोटिस सर्व किया गया 60 डेज का, 60 डेज के भीतर आप पैसा जमा कर दीजिए, तो वैसे केस में 13(3)A के तहत बोरोवर ने कुछ ग्रीवांसेस रेज किए गए। उसका जवाब बैंक ने नहीं दिया था। उस पर जजमेंट आया कि यह जो भी प्रोविजन किया गया है इस एक्ट में वह मैंडेटरी है, वह केवल ऑर्नामेंटल नहीं है। अब आज ये एक काफी मतलब एक लैंडमार्क एक जजमेंट आया है दोस्तों, आईटीसी लिमिटेड वर्सेस ब्लू कोट होटल्स के केस में। इसका कहानी एक समझ लीजिए। इसका कहानी यह था दोस्तों कि ब्लू कोट होटल्स को एक बैंक ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने फाइनेंस किया, ठीक है। अब वह क्या था, यह रियल एस्टेट डेवलपर था। रियल एस्टेट डेवलपर था यानी कि फ्लैट्स वगैरह बनाता था, सोसाइटी वगैरह बनाता था। यह जो जमीन जो एक्वायर किया था वह एग्रीकल्चरल लैंड एक्वायर किया था, उस पे इसने जो है कंस्ट्रक्शन वगैरह किया। जमीन एग्रीकल्चर था लेकिन यूज क्या था, यूज था अदर देन एग्रीकल्चर। अब ये लोन खराब हुआ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सरफेसी को इन्वोक किया, बार बार यह प्ली लेता रहा। सरफेसी एक्शन के तहत ऑक्शन किया गया आईटीसी लिमिटेड को, ठीक है। अब आईटीसी जब इसके प्रॉपर्टी को जब कब्जा के लिए गया तब यह प्ली ये लिया कि यह तो एग्रीकल्चर लैंड है, आप सरफेसी एग्रीकल्चर लैंड पे कर ही नहीं सकते हैं। इसमें एक रिमार्केबल मतलब लैंडमार्क जजमेंट आया कि अगर एग्रीकल्चर लैंड लेकिन उसका पर्पस अदर देन एग्रीकल्चर है तो वैसे केस में उस प्रॉपर्टी पे भी सरफेसी एक्शन इनिशिएट किया जा सकता है। फिर से रिपीट करूं, एग्रीकल्चर लैंड का अगर मॉर्गेज किया गया अदर पर्पस के लिए और उस पे जो कंस्ट्रक्शन हो गया और उस पे उसका लैंड यूज चेंज हो गया तो उस पे भी सरफेसी एक्शन इनिशिएट किया जा सकता है। अब इसमें दोस्तों एक पॉइंट मतलब मैं जो छूटा हुआ पॉइंट है उसको रिपीट कर दूं। सरफेसी एक्शन आप इनिशिएट नहीं कर सकते हैं एरोप्लेन के केस में, और पोजीशन आप नहीं ले सकते हैं एरोप्लेन केस में, और बाकी सारा काम कर सकते हैं, पोजीशन नहीं ले सकते एरोप्लेन और शिप के केस में, ठीक है। और इसमें जो रह गया दोस्तों कि जब भी सरफेसी के तहत जो रिकवरी आएगा उसका एप्रोप्रिएशन कैसे होगा। उसका एप्रोप्रिएशन जैसे आपने सेल कर दिया, वो पैसा है आपके पास, अब उसका एप्रोप्रिएशन कैसे कीजिएगा। सबसे पहले तो आपका जो लीगल एक्सपेंसेस वगैरह जो आपका हुआ है उसको पहले अकाउंट फॉर कीजिएगा और उसके बाद उस लोन अकाउंट में पैसा डाल दीजिएगा। अगर सेल एक्सक्यूट हो गया है तो, अगर सेल एक्सक्यूट नहीं हुआ है तो वो अमाउंट पीएल में जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अगर किसी भी प्रॉपर्टी का पोजीशन आपने लिया है, ठीक है, आपने बैंक ने किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन लिया हुआ है, उस पर कोई टैक्स अथॉरिटी का कोई बकाया है तो उसमें बैंक की कोई देनदारी नहीं हो। एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दोस्तों सरफेसी एक्ट यही है जो हम लोग डिस्कस किए। अब दूसरे वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इसका ऑपरेशनल एस्पेक्ट। उसमें हम केवल ऑपरेशनल एस्पेक्ट को कंसीडर करेंगे, फोकस करेंगे। जो आदमी वर्टिकल में काम कर रहे हैं, रिकवरी वर्टिकल में या ब्रांचेज में, और सरफेसी एक्ट को डील कर रहे हैं, उन्हें क्या क्या बातों का अक्षरशः पालन करना है उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग वेरी पेशेंटली, थैंक यू।